क्वेश्चन नंबर 3A करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3A में देखो, एक चीज आगे बढ़ने से पहले कोशिश किया करो एसेट्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बना लो, क्योंकि लायबिलिटीज क्वेश्चन में इतनी नहीं आती जितनी एसेट्स आती हैं। इसलिए मैंने एसेट्स का कॉलम थोड़ा बड़ा रखा है, यानी इक्वली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा, ये थोड़ा छोटा, ये तो काफी छोटा हो सकता है क्योंकि इसकी चीजें 2 लाइनों में आ सकती हैं। इसको आप 2 लाइनों में या इसको आप 2 लाइनों में नहीं लिख सकते हो, तो आप ट्रांजेक्शन कॉलम को अपने जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो पहली ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3A की पहली ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड, आप की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बुक की लैंग्वेज यूज कर सकते हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना है 80,000। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में हो रहा है, इसकी वजह से कैश और कैपिटल बढ़ जाएगी। कैश भी 80,000 से बढ़ जाएगा और कैपिटल भी 80,000 से बढ़ जाएगी। बी पार्ट में कहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स राम से खरीदे हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कम से कम इतना तो आपको लिखना ही है। यहाँ पर आप राम अमाउंट लिखना चाहे वो आपकी चॉइस है, कम से कम इतना लिखना है। गुड्स हमने खरीदे हैं तो हमारे पास गुड्स आ जाएंगे, यानी स्टॉक आ जाएगा। गुड्स टर्म नहीं लिखना है, गुड्स की जगह आपको स्टॉक लिखना है। अकाउंटिंग में कहीं भी गुड्स टर्म नहीं आता है। 20,000। अब क्योंकि क्रेडिट में खरीदा है तो उधार में खरीदा है, इनकी पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिनसे हम उधार में सामान लेते हैं। तो लायबिलिटी, और ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी प्लस हो जाएगा। अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 80,000, ये 20,000 हो गया, ये 80,000, ये 20,000 हो गया। थर्ड, पेड कैश टू राम। राम कौन था? जिससे अभी हमने सामान खरीदा उधार में, यानी हमारा क्रेडिटर। पेड कैश टू क्रेडिटर, राम भी ले सकते हो। हमारे पास से कैश चला जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था। और पेमेंट होने की वजह से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। राम के पास, राम को देने के लिए अब हमारे पास 5,000 रुपए ही रह गए हैं। कई लोग ये बात नहीं समझ पाते कि हम ये क्रेडिटर में से माइनस क्यों कर रहे हैं। वो सोचते हैं राम के पास तो पैसे आ रहे हैं तो बढ़ जाने चाहिए। क्रेडिटर वो लोग हैं जो मुझसे 20,000 रुपए मांग रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन के बाद वो मुझसे 5,000 रुपए मांगेंगे, उनकी मांगने की पावर कम हो जाएगी, इसलिए माइनस कर रहे हैं। न्यू इक्वेशन, मेरे जो देनदारी है, जो दूसरों को देना है, वो कम हो गया इस पेमेंट की वजह से। आप चेक कर सकते हैं, इधर भी 85 है, इधर भी 85 है। आप कभी भी रुक के बीच में चेक कर सकते हैं। और जहां अलग आ गया है, इसका मतलब उससे ऊपर आई ट्रांजेक्शन में आपने गलती कर दी है। पेड रेंट एंड सैलरी, आपने रेंट पे करा है और सैलरी पे करी है, तो आपके पास से दोनों के लिए कैश चला जाएगा। रेंट पे करा है 1,600 और सैलरी पे करी है 4,400। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और दोनों को जोड़ के भी दिखा सकते हैं सीधा कैश में से, आपकी चॉइस है। एक एक करके भी सोच सकते हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। रेंट पे करा 1,600, कैश कम हो गया, और रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल भी कम हो जाएगी। सैलरी पे करी, कैश में से कम हो गया, और कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। आप सीधा माइनस करके दोनों को जोड़कर एक ही बार ले सकते थे, वो भी राइट है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। अभी इसमें माइनस करने में गलतियां हो सकती हैं। आप रफ में जाकर माइनस करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे। ये कैलकुलेट, ये आपके लिए ऊपर है, आप इसे किस तरीके से यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं शुरू से कैलकुलेशन अपने आप अपनी करता आ रहा हूँ। इस वजह से मेरी कैलकुलेशंस फास्ट हैं, और यही मैं आपको एडवाइस करूंगा, नेवर वेट फॉर माई सॉल्यूशन। जैसे ही न्यू इक्वेशन की बात आई, आप वीडियो को स्टॉप करें
और प्लीज खुद कैलकुलेट करें। स्कूल में होता तो मैं आपसे करवा के रहता। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 to 13,000 टू मोहन। सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब एक रूल समझो जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया। सेल और परचेज दोनों कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती हैं। अभी तक सभी क्वेश्चन में लिखकर आया कि हमने क्रेडिट में खरीदा या कैश में खरीदा, क्रेडिट में बेचा या कैश में बेचा, इसमें कुछ नहीं लिखा। तो हमारा अकाउंट्स रियल लाइफ में तो पता होता है। क्वेश्चन के लिए रूल बना रखा है सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने, कि अगर आपको सोल्ड गुड्स के साथ बताया हुआ है कैश या क्रेडिट तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर नहीं बताया है और आपको पता लगाना है तो बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको नाम दिया हुआ है खरीदने वाले या बेचने वाले का तो वो क्रेडिट है, और नाम नहीं दिया हुआ है तो वो कैश है। तो यहाँ पर क्योंकि नाम दिया हुआ है तो हमने उधार में सामान खरीदा, सॉरी बेचा, तो हमारे पास से स्टॉक चला जाएगा 10,000 का, लेकिन 13,000 कैश नहीं आएगा। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये बात तो उनको समझ आ जाती है कि उधार में है, लेकिन वो क्या करते हैं 13,000 क्रेडिटर्स में ऐड कर देते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हम बाद में पैसे देंगे। क्या मोहन को हम पैसे देंगे? मोहन से हम पैसे लेंगे, तो ये तो हमारी लायबिलिटी नहीं हुई, ये तो हमारा एसेट हुआ। और जिनको हम सामान बेचते हैं, आपको डिफाइन किया गया है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। जिनको हमने सामान बेचा हो और पैसा ना आया हो वो डेटर्स। जो डेफिनेशन पढ़वाई गई थी वो इसीलिए पढ़वाई गई थी। अब न्यू इक्वेशन बना लो। न्यू इक्वेशन बनाओगे 59,000, 10,000, 13,000, 74,000, 5,000। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। मोहन से कैश मिला, रिसीव फ्रॉम मोहन। रिसीव हो रहा है तो पैसे आएंगे 10,000, कैश बढ़ जाएगा। और क्योंकि मोहन यानी डेटर ने ये पैसे हमें दे दिए हैं तो ये अमाउंट इसमें से कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में ये इतने पैसे कम देगा। इतनी अमाउंट के लिए ये हमारा डेटर नहीं रहा, क्योंकि इसने अपना उधार चुका दिया। अब मेरे पास पेज खत्म हो रहा है, अब मेरे पास पेज पलटने का ऑप्शन तो नहीं है। अब आप तो पेज पलटेंगे, जब आप पेज पलटेंगे तो आपका काम क्या होगा, आप ये ऊपर वाला फॉर्मेट फिर से बनाएंगे। अब तक जो एसेट्स और लायबिलिटीज आ चुकी हैं वो कॉपी करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि न्यू इक्वेशन आप यहां बना लें और उसको फिर नेक्स्ट पेज पे दोबारा कॉपी कर लें। कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। या यहां ना बनाए, सीधा यहां लिख दें अगले पेज पे 69,000, 10,000, 3,000, 74,000 और 5,000। अब मेरा कहीं गलत हो चुका है, क्योंकि मेरा इधर आ रहा है 82,000 और इधर आ जा रहा है 79,000। क्या गलती हुई है? गलती हुई है कि जो मैंने मोहन को 13,000 का सामान 10,000 में बेचा था, उसका 3,000 का प्रॉफिट मैंने ऐड नहीं किया था। और मैंने ये जानबूझ के नहीं किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ गलती कैसे मिलेगी। ठीक है, यानी आप देखेंगे यहाँ बराबर नहीं आ रहा, फिर यहाँ बराबर नहीं आ रहा, उसके पहले बराबर था। ठीक है, तो 3,000 का प्रॉफिट मैंने ऐड नहीं किया था, वो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो कैपिटल 77 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐसी गलती रह जाएगी तो वो अनइक्वल रहेगा, और जहां पता चलता है वहीं आपको फिर पीछे की तरफ जाना है कि कहाँ पे गलती हुई होगी ढूंढते हुए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7th, ये पहले हो चुका है। विड्रू कैश एंड गुड्स फॉर
पर्सनल यूज, घर के इस्तेमाल के लिए आपने 4000 का कैश निकाल लिया तो कैश कम हो जाएगा, 5000 का स्टॉक निकाल लिया तो स्टॉक कम हो जाएगा, और पर्सनल यूज के लिए आप कुछ भी निकालोगे तो आपकी कैपिटल कम कर देगा, तो 9000 से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। अब आप न्यू इक्वेशन बना सकते हैं 65,000, 5,000, 3,000, 68,000, 5,000। If goods returned to राम, हमने सामान राम को वापस कर दिया, तो गुड्स वापस कर दी तो हमारे पास से गुड्स कम हो जाएंगे। राम से हमने गुड्स खरीदे थे, राम कौन सा हमारा क्रेडिटर, जब हम उसे सामान वापस कर देंगे तो उतनी पेमेंट भी उसे हमें फ्यूचर में कम करनी पड़ेगी, तो क्रेडिटर भी हमारे कम हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म है। आप यहाँ पर न्यू इक्वेशन की जगह फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो, खाली न्यू भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस चीज का। न्यू इक्वेशन बना लो, टोटल लगाओ, ये आएगा 71,000, ये भी 71,000, देयरफॉर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये लास्ट दो चीजें करना जरूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट्स है ही नहीं, वो तो ये जानना चाह रहा है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है या नहीं। अगर आप वही लास्ट में नहीं बताओगे, कई बच्चे क्या करते हैं इतना ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ट्यूशन में इतना ही बताया जाता है, सही बात बोलूं तो, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन इतना ही करके छोड़ देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ये निकालना है ही नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताना है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी है कि नहीं, वो जरूर लिखोगे। फिर इस क्वेश्चन में एक बात और कही गई है, आपको इसकी मदद से बैलेंस शीट बनानी है। तो वैसे तो बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। बैलेंस शीट, ये मान लो आप अपने पूरे पेज का इस्तेमाल करेंगे, है ना, मेरे पास बहुत बड़ा पेज हो रहा है इसलिए मैं ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। मैं फिर से बना देता हूं इसे। आप कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, पूरे पेज पे ऐसे लाइन खींचेंगे, पहले सेंटर में एक लाइन खींचेंगे, बहुत बड़ा नहीं, 5-6 लाइन तक, क्योंकि ये बड़ी बहुत लगती है। फिर इधर एक अमाउंट के लिए कॉलम बनेगा और इधर लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इधर एक अमाउंट के लिए कॉलम बनेगा। ये हो जाए, ये क्या रह जाती है लायबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, अमाउंट, ये एसेट साइड होती है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, लास्ट चैप्टर का काम है, सिर्फ इतना जितना सिखाया जा रहा है, बहुत आसान। यहाँ पर आप सारे एसेट्स जो फाइनल हैं उनके नाम और उनकी अमाउंट फाइनल वाली कॉपी करोगे, सिर्फ फाइनल वाली। कैश कितना है 65, स्टॉक 3000, जिसकी अमाउंट 0 है उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। डेटर्स 3000, ये चॉइस नहीं है कि आप इसको इधर दिखा दो, ऐसे ही दिखाना है। और फिर राइट हैंड साइड वाली चीज भी आप दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे लेफ्ट में। सबसे पहले है कैपिटल, अमाउंट फाइनल वाली लेनी है, क्योंकि कैपिटल हर बार अलग अलग है, लेकिन फाइनल अमाउंट लेनी है। और क्रेडिटर्स, दो ही हैं। फिर आप दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे, नीचे टोटल में ऐसे एक लाइन और खींच देंगे इक्वल के सिंबल से, और इसका टोटल हो जाएगा 71, इसका भी 71। अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा तो आपको ऐसे और काम करना पड़ेगा।